अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमारी बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर होती क्या है और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में असल में ये यूज़ होती है और ये असल में बताती है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये वन ऑफ द मैट्रिक्स होती है, वन ऑफ द रेशोज़, जो डिफरेंट ये रेशोज़ वगैरह हम चेक करते हैं। उसके साथ एक बुक वैल्यू का भी अहम किरदार होता है ये बताने में कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो शुरू में जब भी कोई स्टॉक इन्वेस्टिंग में आता है वो एक गलती करता है, जो कि मैंने भी की थी, कि बुक वैल्यू को वो फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर समझ बैठता है। वो ये समझता है कि अगर एक स्टॉक है जिसकी 50 रुपीज़ बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि इसकी स्टॉक की प्राइस जो है वो मार्केट में तकरीबन 50 के अराउंड होनी चाहिए। अगर तो प्राइस ज़्यादा है तो वो ओवर प्राइस्ड शेयर है, और अगर प्राइस कम है तो अंडर प्राइस्ड शेयर है। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है, क्योंकि बुक वैल्यू जो करंट प्राइस है उससे बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसके बारे में देखते हैं कि बुक वैल्यू होती क्या है। तो बुक वैल्यू असल में अगर एक कंपनी है, उसके जितने भी एसेट्स हैं उसमें से उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी उन्होंने डेब्ट्स वगैरह वापस करने, जितने भी कर्ज़े वगैरह लोन्स उन्होंने लिए हुए हैं, सब कुछ उनको माइनस करें तो वो बुक वैल्यू आती है। यानी कि एक कंपनी आज डिसाइड अगर करती है कि आज से हमने बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म करना है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने सारे एसेट्स बेचेंगे और अपने सारे जो लोन्स हैं वो पे आउट कर देंगे। तो फिर उसके बाद जो उनके पास पैसा बचेगा उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हम करेंगे, तो वो बुक वैल्यू हो जाएगी उस कंपनी की। इससे एक ख़ास चीज़ पता चलती है कि अगर एसेट्स तो ज़्यादा होंगे कंपनी के, तो फिर बुक वैल्यू पॉजिटिव में होगी, जबकि अगर उनके लोन्स वगैरह जो उन्होंने लिए हुए हैं वो ज़्यादा होंगे, तो फिर वो एसेट्स को बेचने के बाद भी बुक वैल्यू फिर नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताती है कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास अपना भी कुछ है या सब कुछ उन्होंने लोन लगा के लिया हुआ है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बताती है कि ज़ाहिर अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो फिर उनके एसेट्स ज़्यादा होंगे और लोन्स वगैरह उनके कम होंगे। मोस्टली जो होती है ना बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वो नॉर्मली जो उसकी फेयर प्राइस होती है उससे काफ़ी नीचे ही होती है, क्योंकि फेयर प्राइस में और चीज़ें जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट वगैरह कि ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा है, ऊपर जाता रहेगा। फिर ब्रांड की वैल्यू, यानी कि जैसे बाटा एक ब्रांड है तो उसका लोगों को पता है कि इसके जूते तो बिकने ही बिकने हैं, या नेशनल फूड एक ब्रांड है, उसके मसाले जो हैं वो पाकिस्तान में बिकने ही बिकने, उस वजह से भी लोगों ने उसको थोड़ा सा हायर प्राइस पे शेयर को लिया हुआ होता है। जबकि बुक वैल्यू में सिर्फ उनके एसेट्स और उनकी लाइबिलिटीज़ आती हैं, क्योंकि बुक वैल्यू इस चीज़ को कंसिडर करके कैलकुलेट की जाती है कि हमने बस कंपनी को बेच के आज, और तब जो उनके पास पैसा बचता है उसकी बेस पे बुक वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो बुक वैल्यू में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? बुक वैल्यू में कैश इन हैंड, यानी कि कंपनी के पास जो भी पैसा उनके अकाउंट्स वगैरह में पड़ा हुआ है या उनके पास ऑपरेशनल कैश जो है वो सारा इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद जितने भी उनके एसेट्स होते हैं, मसलन एक कोई फैक्ट्री है, मसलन जैसे डॉन ब्रेड बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री देख लेते हैं, उसके 3 बिल्डिंग्स हैं जो वो ओन करते हैं। फिर उन 3 बिल्डिंग्स में डिफरेंट किस्म की मशीनरी वगैरह होगी, वो सारी वो ऑन करते हैं। फिर उसके बाद और भी कोई उनकी व्हीकल्स हैं डिलीवरी वगैरह की, वो ऑन करते हैं। तो उन सब को बेचा जाए और फिर उन पे जो लोन्स है उनको पे ऑफ करके, तो जो अमाउंट बचती है और उसको फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाए, वो जो है वो फिर बुक वैल्यू के उसमें आएगी। ये तो चीज़ें हैं वो जो इंक्लूड करती हैं। वो भी देख लेते हैं जो कि एक्सक्लूड होती हैं, जो कि शामिल नहीं करते, जिनको कंसिडर हम नहीं करते जब बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो कंपनी के जितने भी रिसीवेबल्स हैं, यानी कि किसी दूसरी फैक्ट्री ने, किसी और कंपनी ने कंपनी को जो भी वापस करने हैं डेब्ट्स वगैरह, वो बुक वैल्यू में नॉर्मली शामिल नहीं होते। फिर उनका ऐसा स्टॉक जो प्रोडक्ट्स का, जो बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं जो इमीडिएटली सेल नहीं हो सकता, वो भी फिर बुक वैल्यू में नहीं होता। फिर फ्यूचर पोटेंशियल जो है, ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि कंपनी एक साल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर लेगी, वो चीज़ भी बुक वैल्यू में जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें वो नहीं शामिल करते, क्योंकि बुक वैल्यू कैलकुलेट ही इस
लिहाज से की जाती है कि हम बस कंपनी को ख़त्म करें, आज के दिन कंपनी को ख़त्म करें तो पर शेयर इसके पास कितने पैसे होंगे। इस बेस पे फिर काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ की भी बुक वैल्यू जो उनकी फेयर शेयर प्राइस है उससे काफ़ी नीचे आती है, करंट प्राइस से काफ़ी नीचे रहती है वो वैल्यू, लेकिन फिर भी ये कंपनी के बारे में बताती है। मैं काफ़ी कुछ है कि वो पॉजिटिव में, जैसे आप WTL वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड उसको देख लें, उसका शेयर काफ़ी अरसे से जो है वो EPS उसकी नेगेटिव में आ रही है, यानी कि एक दफ़ा वो पॉजिटिव में गई थी अर्निंग पर शेयर, लेकिन कुछ क्वार्टर से नेगेटिव में आ रही है। तो उसके साथ साथ उनका उसकी बुक वैल्यू का ग्राफ भी जो है ना वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी साथ साथ नीचे ही गया है और एंड में वो बिल्कुल ऐसे नेगेटिव पे आ गया। इससे ये भी पता चलता है कि ओवर द टाइम जो है वो कंपनी अपने एसेट्स गेन कर रही है या फिर उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और एसेट्स उसके कम होते जा रहे हैं। और कंपनी के पास मसलन कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह है, ISO सर्टिफिकेशन या कुछ और, जिसकी बेस पे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि जी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उसका आज तो फ़ायदा नहीं है। आज की डेट में कंपनी के सारे एसेट्स को हम लिक्विफाई कर रहे हैं और उसके सारे जो भी डेब्ट्स हैं वो पे ऑफ कर रहे हैं, तो इस केस में फ्यूचर की कोई भी अपसाइड है ना कंपनी की, वो फिर जब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसमें शामिल नहीं करते। अब बुक वैल्यू किसी भी इन्वेस्टर की कैसे हेल्प कर सकती है, मेरी और आपकी, कि हम जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बुक वैल्यू क्या बता सकती है हमें। एक तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेयर, मिनिमम ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर बताती है कि मसलन एक शेयर है जिसकी बुक वैल्यू 30 आ रही है, तो हमें ये पता है कि 30 रुपीज़ तो हमारे सिक्योर ही सिक्योर है ना। ऊपर चलो जितने लगाए हुए हैं वो तो ठीक है, वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की वजह से हमने उसके लगाए हुए, लेकिन शेयर में प्राइस में से 30 रुपीज़ तो हमारे सिक्योर ही सिक्योर है। आज कंपनी को कुछ हो जाता है तो वो 30 रुपीज़ तो उसने अपने एसेट से ही निकाल लेने, अपने कर्जे शर्जे बराबर करके, तो 30 रुपीज़ तो कहीं नहीं गए। तो पहली चीज़ ये बताती है। फिर दूसरा, अगर कोई शेयर इतना गिरा हुआ है जो कि उसकी इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स की वजह से या कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिला, तो वो इतना गिरा हुआ है कि वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, तो हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि इसको फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, या अगर ना भी मिला तो कम अज़ कम तो ये वर्थ करती है ना 30 रुपीज़ जो उसकी बुक वैल्यू है, उतना तो वर्थ करती है। तो वो फिर हम उस बेस पे उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बुक वैल्यू बताती है कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं उसकी या कम है। अगर तो ज़्यादा है तो वो फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है कंपनी, उस बेस पे भी हम अपना परचेजिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब बुक वैल्यू जो है वो अकेला सिर्फ इसको फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज़ बुक वैल्यू लें तो वो फिर कंपनी के बारे में बहुत लिमिटेड सी चीज़ बताएगी, लेकिन जब इसको हम अर्निंग पर शेयर, डेब्ट टू एसेट्स रेशो, फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशो, उन चीज़ों के साथ साथ 3-4 और मैट्रिक्स के साथ साथ जब देखते हैं तो फिर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक बन जाता है जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करता है कंपनी की एक वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने में और ये डिसीजन लेने में कि ये कंपनी सही है, अभी परचेजिंग हम इसकी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब तक आपको समझ तो आ गई होगी बुक वैल्यू की, लेकिन कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने किसी भी शेयर की बुक वैल्यू देखनी है तो आप ये SCStrade.com स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट पे आ जाए, वहाँ पे आप सर्च करेंगे थ्रू सिंबल तो आपको जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें से फिर वो क्लिक करके आप इस तरह किसी भी शेयर के पेज पे आ जाएंगे। तो उस पेज पे आएंगे तो ये ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हिस्टोरिक ये जो बार्स है इनमें आपको ये बुक वैल्यू नज़र आ रही है, और ये फिर ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें बुक वैल्यू और प्राइस की रेशो नज़र आ रही है। तो सबसे पहले एग्रो फर्टिलाइज़र की हम देख लेते हैं बुक वैल्यू। तो एग्रो फर्टिलाइज़र नॉर्मली जो भी अर्निंग करता है, अर्निंग पर शेयर उनकी अच्छी जा रही है, पॉजिटिव में, लेकिन वो जो भी तकरीबन अर्निंग करते हैं ना, जैसे यहाँ पे 19 रुपये अर्निंग की और 20 रुपये का डिविडेंड दे दिया, फिर 11 रुपये अर्निंग की, 13 रुपये का डिविडेंड दे दिया, फिर इसी तरह 15 रुपये अर्निंग की 2021 में तो 16 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो वो अपनी अर्निंग्स नॉर्मली डिविडेंड में ही दे देते हैं, तो उनके एसेट्स में इजाफा नहीं हो रहा है इस टाइम पे, तो उनकी जो बुक वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली 33-32 के पास रह रही है, यानी कि उनके पास उनको और ज़्यादा एसेट एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है,
उनकी कैपेसिटी जो प्रोडक्शन की है वो भी ठीक है, तो वो सब कुछ जो है डिविडेंड में दे रहे हैं और अपने वो जो बुक वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसी तरह फिर एक और है WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। इनकी एक दफ़ा तो काफ़ी अच्छा ये आया 2017 में अर्निंग इनकी, लेकिन उसके बाद नेगेटिव में ही रही है और ये 2019 में थोड़ी सी ऊपर गई थी। उसी लिहाज से इनकी जो बुक वैल्यू है वो भी हमेशा नीचे आते आते, जब इतने सालों तक वो नुकसान करते रहे तो फिर ये नेगेटिव में आ गई। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जो लोन्स और उनका जो डेब्ट वगैरह है वो उनके एसेट से भी ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से उनकी बुक वैल्यू बिल्कुल माइनस में चली गई है। तो इसी तरह एक और मरी ब्रूरी, ये जो हैं इनकी अर्निंग तो काफ़ी अच्छी है। जैसे 2021 में इन्होंने 40 रुपये अर्निंग की, लेकिन 2021 में इन्होंने जो डिविडेंड दिया वो 30 रुपये का दिया पर शेयर। फिर इसी तरह 46 रुपये 22 और 23 में, और डिविडेंड इन्होंने कम दिया 35 और 10। तो इसका मतलब है कि वो जो पैसे अर्निंग प्रॉफिट है वो ना सिर्फ डिविडेंड में दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ से एसेट्स अपने एकोमुलेट कर रहे हैं। तो उनके एसेट्स की बढ़ने की वजह से ये हर साल देखिए उनका पॉजिटिव में बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि वो सारा कुछ पे आउट ही कर रहे तो उनके एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ होता है जैसा कि बुक वैल्यू, तो उनकी बुक वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और बुक वैल्यू टू प्राइस रेशो कम होती जा रही है। ये 2-3 एग्जांपल्स थी, इससे भी आपको हेल्प होगी इसको समझने में। इसी तरह पी रेशो और डिफरेंट किस्म की डिविडेंड किस तरह काम करते हैं, फिर इसी तरह बोनस शेयर्स किस तरह काम करते हैं, ये सारी इस तरह की और डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज की एस्पेक्ट्स, डिफरेंट स्टॉक्स के एनालिसिस वगैरह की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोस आती रहेंगी जो कि इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगी आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी वीडियोस मेरी स्टोरी काफ़ी बनी हुई हैं, इंशाल्लाह आगे भी और बनाऊंगा। तो बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक पहुंच जाएं वीडियोस इस तरह की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हिट थम्स अप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।